नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो भारत की संविधान की यात्रा चल रही है, आज उसका अध्याय 6 चल रहा है, यानी कि क्लास 6 चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। इससे पहले हमने संविधान निर्माण के बारे में लगभग सारी मेन बातें कर ली है कि हमने विदेशी शक्तियां कहाँ कहाँ से ली, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी बैठ कर बैठी, कितनी बैठ के बैठी और कौन कौन से सदस्य चुने गए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिना टाइम की खर्च किए हुए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? सबसे पहले बात करते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार वे है जो वो भारतीयों को जो जन्मजात जो अधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भारतीयों को वे अधिकार जो उनको जन्मजात मिलते हैं, वही मौलिक अधिकार है जो उनको कानून से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको जीवन यापन कैसे करना है, कौन कौन से नियम कायदे पालन करने हैं, वो सब अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। अभी मौलिक अधिकार को संविधान में उल्लेख भाग 3 में है। कौन से भाग में? अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को उल्लेख कौन संविधान के कौन से भाग में, हमने 22 भाग देखे ना कि संविधान के 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां। तो उन्हीं 22 भागों में से जो भाग 3 है, कौन सा? भाग 3, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। किसका? भाग 3 का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। उसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक है। क्या चीज है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन भाग 3 का पूछे कि भाग 3 के कौन से अनुच्छेद से लेके कहां तक है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। लेकिन पूछे कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से लेके कहां तक है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक है। यहां तक की बात हुई। अब हमने कल की जो क्लास थी, हमने उसमें देखी थी कि विदेशियों से हमने कौन कौन सी शक्तियां ली है। तो हमने पढ़ा था उसमें कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार की अवधारणा ली थी। कहां से ली थी? तो पूछे आपसे कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमने किस देश से अपनाई, किस देश के शासन कानून से अपनाई, तो है अमेरिका। क्या हुआ? अमेरिका। मौलिक अधिकार की धारणा हमने कहां से ली? अमेरिका से। अभी बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक। क्या होती है? नकारात्मक। यानी कि मौलिक अधिकार सरकार की ताकत को कम करते हैं। मौलिक अधिकारों पर केस किए जा सकते हैं, ये वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों पर केस किया जा सकता है, ये सरकार की ताकत को कम करते हैं। कम करते हैं यानी माइनस करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नकारात्मक। इनकी प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाहर से आए हुए विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्या है? कभी कभी एग्जाम में सीधा सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो वहां पे याद रखना है आपको, केवल भारतीयों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये वे मौलिक अधिकार हैं जो केवल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, बाहर से आए विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 358। क्या है? अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 358 बोलता है कि जब भी आपातकाल की घोषणा होगी, जब भी देश में आपातकाल की घोषणा होगी, तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्या बोलता है अनुच्छेद 358? जब भी भारत देश में आपातकाल की घोषणा होगी तो अनुच्छेद 19, क्या है? अनुच्छेद 19 स्वतः अपने आप ही नष्ट मान लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 19 में क्या है वो हम जब अभी आगे पढ़ेंगे तब अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 क्या बोलता है? अनुच्छेद 358 के तहत तो हो गया कि भाई आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके बाकी अन्य मौलिक अधिकारों को भी नष्ट कर सकता है। क्या बोलता है? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करता है, उस अधिसूचना में बता देता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो अनुच्छेद 358 क्या बोलता है? आपातकाल घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः नष्ट हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन एक और चीज यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो मूल अधिकार ऐसे हैं जो कोई सी कंडीशन हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते। वो है अनुच्छेद 20 व 21। क्या है? अनुच्छेद 20 व 21 जो कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होते, चाहे आपातकाल लगाओ, चाहे वित्तीय आपातकाल लगाओ या कोई सा आपातकाल लगाओ। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते, राष्ट्रपति चाहे तो भी नष्ट नहीं किए जा सकते। तो तीन चीजें याद रखिए। अनुच्छेद 358 के तहत जब देश में आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः नष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन एक शर्त क्या है कि अनुच्छेद 20 व 21
किसी भी हालत में कभी भी किसी के द्वारा नहीं हटाए जा सकते। तो ये है मौलिक अधिकारों की बेसिक बेसिक बातें। अब जानते हैं कि मूल अधिकार कितने हैं और वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे करते हैं। ये जो मूल अधिकार से यहां से लगभग लगभग आपके सवाल हर एग्जाम में बनता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लो, चाहे राज्य लेवल पे दे लो या केंद्रीय लेवल पे कोई सा, दिल्ली पुलिस, अब जो आपके फोर्थ ग्रेड वैकेंसी आई उसमें भी देखना सीधे सीधे सवाल मिलेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं। देखिए, मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमारे पास थे 7। कितने थे? मूल संविधान में हमारे पास मौलिक अधिकार की संख्या थी 7, लेकिन आज वर्तमान में सिर्फ 6 ही रह गए। कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में कितने हैं? 6। एक कहां गया? एक था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को एक संविधान संशोधन किया गया था, उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300 में शामिल कर दिया गया है। क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये सीधा एग्जाम में सवाल पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 44वां संविधान संशोधन 1918। अगर पूछे 1978 सॉरी, अगर पूछे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अगर पूछे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब आइए 6 कौन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और उनको आगे कैसे याद करते हैं। पहले हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों को उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक है। ठीक है, अब देखिए, पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक रहता है। कहां से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह चलता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। कहां से? पहले बात की समानता का अधिकार, यह चलता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर बात करते हैं तीसरी बात करते हैं धार्मिक और शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23, 24। फिर चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह चलता है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। कहां तक चलता है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। फिर पांचवा आता है, पहले आके समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अब बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा की। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो चलता है अनुच्छेद 29 से 30। कहां से? अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। फिर लास्ट में आता है छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह आता है अनुच्छेद 32।
तो ये है वर्तमान में 6 के 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन सा? सबसे पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। और जबकि फिर आता है पांचवा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 29 व 30 में उल्लेख है इसका। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। अब आइए एक एक का बात करते हैं। पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। किसकी बात करते हैं? समानता का अधिकार। क्या है ये समानता का अधिकार? समानता का अधिकार बेसिकली वही बोलता है कि कानून, मतलब ये देश में सभी को समान लेवल पे देखा जाएगा, कानून के सामने सभी को समान रखा जाएगा। मेन यही उद्देश्य। अब इस सारी समानता के अधिकार को जानने के लिए छोटी सी कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी के रूप में समझेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगी चीज। तो आइए उसी की कोशिश करते हैं। पहले नाम लेते हैं, ये है एक लड़का। कौन है? इसका नाम है ज्ञानाराम। क्या नाम है? ज्ञानाराम। अब नाम से दिख रहा है कि ज्ञानाराम है। ज्ञानाराम का काम ही होगा ज्ञान बांटना। क्या होगा? ज्ञानाराम का काम क्या होगा? ज्ञान बांटना। अभी ज्ञान बांट कर ही आपको और मुझे मौलिक अधिकार याद कराएगा। कैसे? ज्ञानाराम भाई साहब पहली बार गए कोई पुलिस स्टेशन में। कहां गए? पुलिस स्टेशन में। कोई रिपोर्ट लिखाने गए होंगे ज्ञानाराम जी। चले गए पुलिस स्टेशन में, ठीक है। पुलिस स्टेशन में गए और बैठ गए वहां पे। अब रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। अब बैठे रहे ज्ञानाराम जी, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। उसी दौरान थोड़ी देर में वहां पे एक गाड़ी आती है, बड़ी मर्सिडीज, बड़ी कोई सी लेवल की आप गाड़ी मान लो। क्या आती है? गाड़ी आती है, एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी आती है, लग्जरी सी गाड़ी आती है। उसमें से उतरती है सुंदर सी लड़की। कौन उतरती है? सुंदर सी लड़की। और वो जाती है, वो भी अपनी रिपोर्ट लिखाने। कौन जाती है? वो भी अपनी रिपोर्ट लिखाने जाती है। पहले ज्ञानाराम जी गए रिपोर्ट लिखाने, वहां बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। फिर बाद में एक सुंदर सी गाड़ी आती है, सुंदर सी गाड़ी में सुंदर सी लड़की उतरती है, और वो भी अपनी रिपोर्ट को लिखाने जाती है। जैसे ही पुलिस वाले, अब बड़ी सी गाड़ी आती है, उसमें सुंदर सी लड़की उतरती है, तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए पहले आगे तैयार हो जाते हैं कि आइए मैडम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। वहीं ज्ञानाराम जी शुरू। ज्ञानाराम जी ने पहले क्या कहा? ज्ञानाराम जी ने पहले कहा, रुको महाराज रुको, मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूं, आप मेरी तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे, और आप, ये लड़की अभी आई, ये बड़ी सी गाड़ी में आई, तो आप इसकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो गए। क्या हो गए? आप इसकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो गए। मैं पहले यहां बैठा हूं तो पहले मेरी रिपोर्ट लिखी। क्या बोला उसने? मैं पहले यहां बैठा हूं तो मेरी रिपोर्ट लिखी, क्योंकि कानून के सामने सब समान है। क्या कहा उन्होंने? कि कानून के सामने सब समान है। क्या कहा? कानून के समक्ष समानता। क्या कहा? कानून के समक्ष समानता। किसने कहा? ज्ञानाराम ने। किसको कहा? पुलिस वाले को। क्या कहा? कि कानून के सामने सब समान है, कानून के समक्ष सब समान है, रिपोर्ट पहले मेरी लिखो। फिर जितने में पुलिस वाला बोलता है, अरे यार, ज्ञानाराम जी गुस्सा हो गया, देखो ये लड़की है, इसको आई है बड़ी दूर से, इसकी पहले रिपोर्ट लिख देना, आपकी बाद में लिख देंगे। फिर ज्ञानाराम जी दूसरा ज्ञान फैला। दूसरा ज्ञान क्या कहा? लिंग जाति के भेदभाव पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या? लिंग जाति धर्म के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। क्या कहा उसने? लिंग जाति धर्म के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां तक समझा गया होगा आपको। लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। पहले क्या कहा? कि कानून के समक्ष सब समान है। फिर दूसरी लाइन क्या कही? कि लिंग जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब यह कह के ज्ञानाराम जी निकल गए, उनकी रिपोर्ट लिखी पुलिस वाले पे, चलो ठीक है आप फ्री हो जाओ। अब ज्ञानाराम जी मस्ती से जा रहे थे अपने वही सड़क के किनारे से। अब यहीं पे कोई ई मित्र की दुकान थी। क्या की दुकान थी? ई मित्र की दुकान। ज्ञानाराम जी यहाँ से जा रहे थे, ई मित्र की दुकान पे ई मित्र वाले टोक दिया उसको, अरे ज्ञानाराम सुन, 4th ग्रेड की वैकेंसी का आ गई, विज्ञप्ति आ गई, सर ने वीडियो बना के डाल दिया है 4th ग्रेड की का, और सबको नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। क्या कहा उसने? ई मित्र वाले ने ज्ञानाराम को क्या कहा? कि सबको सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। क्या कहा? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी को बोलते हैं लोक नियोजन। क्या बोलते हैं? लोक नियोजन। तो लोक नियोजन में समानता।
लोक नियोजन में समानता। सबसे पहले क्या कहा, कानून के समक्ष समानता, फिर कहा लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, फिर कहा लोक नियोजन में समानता। अब ये बात ज्ञानानंद को सुनते हैं खुशी के मारे फूले समा गए कि 52,000 की वैकेंसी है कि 52,000 में अपना सेट होंगे। चले गए सीधे खुशी के मारे मिठाई की दुकान पे। खुश होकर आदमी कहाँ जाता है, मिठाई की दुकान पे। कहाँ गया, मिठाई की दुकान पे। ज्ञानानंद जी पहुंचे मिठाई की दुकान पे, देखी मिठाइयां पड़ी बहुत सारी। अब मिठाइयों का आदमी की प्रवृत्ति होती है, जाते आदमी मिठाई को छू छू के देखता है। कैसे देखता है आदमी, मिठाई को छू छू के देखता है। अब दुकानदार ने फटकार लगा दी, ए छुआछूत मत कर। क्या बोला, छुआछूत मत कर। फिर ज्ञानानंद ने ज्ञान पे लिया कि छुआछूत अस्पृश्यता सबका निषेध है। क्या कहा, छुआछूत, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। क्या बोला, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। पहले क्या कहा, कानून के समक्ष समानता, फिर कहा लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लोक नियोजन में समानता मिलेगी, छुआछूत का व अस्पृश्यता का अंत। ये बात हुई। अब ज्ञानानंद जी मिठाई का डिब्बा लेकर वापस चल रहे थे कि रोड पे फिर कोई बड़ी सी गाड़ी है। क्या आई, बड़ी सी गाड़ी। और बड़ी सी गाड़ी ज्ञानानंद जी के सामने अचानक आके रुक गई। अब उसके आगे एक बड़ा सा बोर्डिंग लगा था, मतलब एक होता है ना सामने एक लगा हुआ कि राव साहब दी गाड़ी, ऐसे कुछ टाइटल लगा हुआ था गाड़ी के आगे। जैसे मैं तो गाड़ी से बड़ा उतरा आदमी, उसने कहा देख के रोड पार नहीं करता। फिर ज्ञानानंद ने कहा मैं तो देख के पार कर रहा हूँ, पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ तेरी गाड़ी के आगे। बोला क्या, ये देखिए सामने राव साहब की गाड़ी। हाँ, वो बोला राव साहब की गाड़ी लिखा हुआ है। उसने राव साहब की गाड़ी ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता, राव साहब की गाड़ी का ऐसा लिखा हुआ नहीं हो सकता। उपाधियों का अंत। क्या बोला उसने, उपाधियों का अंत। क्या कहा उसने, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। पहले क्या कहा, कानून के समक्ष समानता, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लोक नियोजन में समानता, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। ये हो गए समानता के अधिकार के सारे। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 15, लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये हो गए समानता का अधिकार कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। ये 14 से लेकर 18 तक आपके सामने है। एक कहानी के तौर पे आपको याद रहेंगे कि ज्ञानानंद पहले थाने में गया, थाने में उसने जाके कहा कानून के कानून के सामने सब समान है। फिर लड़की आई तो उसने कहा लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद जा रहा तो ये मित्र वाले ने कहा कि लोक नियोजन में लोक नियोजन में सबको समानता मिल गई है। खुशी के मारे मिठाई की दुकान पर गया, मिठाई की दुकान वाले ने कहा कि छुआछूत अस्पृश्यता का अंत का। उसके बाद रोड क्रॉस करा था, गाड़ी आई तो राव साहब जी वहां का, उपाधियों का अंत। ये हो गई हमारी पहले सबकी बात समानता के अधिकार में, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अब बात करते हैं अगला, किसकी बात करते हैं, अगली समानता का अधिकार। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये चलता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं पहले अनुच्छेद 19। क्या है, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 को पढ़ने से पहले देखिए कि अनुच्छेद 19 के भी 7 भाग है। क्या है, अनुच्छेद 19 के भी 7 भाग है। जैसे अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1)(2), अनुच्छेद 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7) ये थे मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 ही है। कौन सा हट गया, वही संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देखा था नहीं, अनुच्छेद 31 में हमने संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर उसे कानूनी अधिकार 300 क के तहत जोड़ दिया गया। वही संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19(5) में भी हो, अनुच्छेद 19(6) में भी उल्लेख था उसका। तो मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही ज्ञानाराम जी से शुरू करते हैं। ठीक है, ज्ञानाराम जी थे कहीं भी भाषण देने गए। क्या देने गए, भाषण देने। क्या देने गए, भाषण देने। कौन गए, ज्ञानाराम जी।
अब जहां पे आदमी भाषण देगा वहां पे लोग इकट्ठे होंगे, क्या होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, और लोग इकट्ठे होते तो हम क्या बोलते हैं, कोई सम्मेलन चल रहा है क्या, क्या बोलते हैं, सम्मेलन, क्या बोलते हैं, सम्मेलन। ज्ञानाराम जी ने पहले क्या दिया, भाषण देना शुरू कर दिया, कहीं खड़े होके ऐसे भाषण देना शुरू कर दिया, और भाषण सुनते सुनते लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। अब ज्ञानाराम जी ने सम्मेलन में से, मतलब सम्मेलन में दो चार लोग बढ़िया पकड़े, क्या पढ़े, दो चार बड़े लोगों के साथ एक संगठन बना लिया, क्या बना लिया, संगठन। पहले भाषण देना शुरू किया, फिर सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में से दो चार लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बना लिया, क्या बना लिया, संगठन बना लिया। और संगठन मिलने के बाद प्लान कर लिए कि सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, सर्दी में घूमने चलते, कहां चले, घूमने के, घूमने, कहां चलते हैं, घूमने, ठीक है। अब चले गए कश्मीर घूमने। अब कश्मीर में वादियां देख के ज्ञानाराम जी का मन फिसल गया वहीं पे। तो ज्ञानाराम जी ने कहा एक काम करते हैं यार, ज्ञानाराम जी क्या कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन घूमने के साथ साथ, यहाँ पे अपन जहाँ घूमने हैं वहां पर घूमने के साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, क्या, अपन यहीं रह लेते हैं, क्या कहा, निवास कर लेते हैं, क्या कहा, निवास यही कर लेते हैं अपन। जहां घूमने जाएगा वहां मन लग गया ज्ञानाराम जी का, इसलिए उन्होंने सोचा क्या, अपन यही निवास कर लेते हैं। निवास के साथ साथ अपन, निवास आदमी जहां रहेगा उसको आजीविका चलाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, तो करो कि आजीविका भी अपन यहीं से वापस कर लेते हैं, आजीविका का यापन। ये देखिए, ये आपके छह के छह याद हो गए। देखिए पहले क्या कहा, भाषण देने का, फिर बोला सम्मेलन के था, सम्मेलन में संगठन बनाया, संगठन के साथ घूमने गए, घूमने के साथ वहीं रहने लगे, निवास करने लगे, निवास करने के साथ आजीविका यापन करने लगे, वही मतलब कमाने लग गए वहीं पे। ये होता है 19(1), क्या है ये, अनुच्छेद 19(1). ये हो गया अनुच्छेद 19(2), ये हो गया अनुच्छेद 19(3), ये हो गया अनुच्छेद 19(4), ये हो गया 19(5), और ये हो गया 19(6). मैंने पहले बताया था कि मूल संविधान में तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6, ये 6 के 6 आ गए सीक्वेंस में। अब आपसे कोई सा भी कैसा भी सीक्वेंस से पूछे, कैसे भी पूछे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहले भाषण देगा, फिर सम्मेलन करेगा, फिर संगठन बनाएगा, फिर घूमने जाएगा, फिर निवास करेगा, और फिर वही कमाएगा। सिंपल सा फंडा। क्या करेगा, भाषण दिया, क्या दिया, भाषण दिया, सम्मेलन हुआ, संगठन बनाया, घूमने गया, वहीं पे निवास करा, और वहीं पे कमाने लग गया। ये हो गया, ये तो बात हो गई अनुच्छेद 19 की, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20। क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में उल्लेख है अपराधों के बारे में दोष सिद्धि का प्रावधान। अपराधों के बारे में दोष सिद्धि का प्रावधान, मतलब अपराधियों के बारे में, उनके बारे में दोष के सिद्ध जितने भी कहते हैं उनके बारे में जो भी अधिकार बताए गए इसमें, जैसे इसमें बताया गया है, पहला इसमें क्या बताया गया है कि अपराधी जिस समय अपराध करेगा उस समय जो प्रचलित कानून की तहत सजा होगी वही दी जाएगी अपराधी को। क्या होगा, जिस समय अपराधी, कोई भी अपराधी अपराध करेगा उस समय देश में व्याप्त कानून के तहत ही उसे सजा दी जाएगी। दूसरा क्या बोलता, दूसरा बोला कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। क्या होती है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। और तीसरा क्या बोलता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती। क्या बोला, स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दिलाई जा सकती। स्वयं की विरुद्ध गवाही जैसे जैसे होते हैं नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट होते हैं, इन सब के खिलाफ, मतलब खुद के खिलाफ खुद को गवाही नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही ये प्रोसेस आगे जारी होगा, ठीक है। ये सब किसका उल्लेख हुआ, अनुच्छेद 20 में, अपराधों के बारे में दोष सिद्धि का प्रावधान। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। 21 क्या बोलता है, 21 बोलता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के आप पर अगर आपका कोई मर्डर करता है तो वो अलाउ नहीं है। मतलब आप किसी को मार नहीं सकते, बिना किसी की इच्छा के आप उसके किसी के प्राण नहीं हर सकते। यही बात कौन कहता है, अनुच्छेद 21। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यही देता है, ठीक है। लेकिन इस 21 में एक इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 का प्रावधान इसमें एक जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या था, 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 21 में उल्लेख है इसका। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को
छह से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा। कौन सा? अनुच्छेद 21 के अंदर अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है? इसके अंदर एक इसका उपभाग है, बताया ना मैंने अभी, जैसे 19(1), 19(2) वैसे अनुच्छेद 21 का है। इसमें क्या कहा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये सवाल लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे पॉलिटिव जिसमें सवाल ये आया नहीं हो, चाहे आप रीट की तैयारी करो या दिल्ली पुलिस करो, राजस्थान पुलिस करो, एसएससी जीडी करो, कोई सभी एग्जाम ले लो, उसमें ये सवाल डेफिनेटली पूछता है। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। कब से कब तक? ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22 बोलता है कि गिरफ्तारी से निवारक निरोध। क्या बोलता है? गिरफ्तारी से निवारक निरोध। मतलब आपको गिरफ्तार करने वाले, आपको जो कोई गिरफ्तार करने वाला है पुलिस वाले, तो आपके क्या क्या अधिकार होते हैं उन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या? गिरफ्तार, निवारक, निरोध। किसमें बात हुई? अनुच्छेद 22 में। तो हमने देखा स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, तो हमारा स्वतंत्र अधिकार का पोर्शन भी यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब आते हैं तीसरा, और तीसरा क्या बोलता है? मैं आते हैं शोषण के लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से लेके? अनुच्छेद 23 से लेके 24। आइए इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? कि जितनी भी बेगार प्रथा, बलात्शर्म, बंधुआ मजदूरी का विरोध करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 23 बोलता है कि जितनी भी बेगार प्रथा, बलात्शर्म या बंधुआ मजदूरी, ये सब गैर कानूनी है, ये सब देश में नहीं चलेगा। किस सबका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 23 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक खतरनाक कारखानों, उद्योगों में कार्य करने पर रोक। यानी कि आप अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं करा सकते। ये गैर कानूनी होगा। अगर ऐसा करोगे तो पुलिस वाले फिर ढंग से आपसे काम कराएंगे। तो अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लेख इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? बेगार प्रथा, बलात्संग, बंधुआ मजदूरी सबका विरोध करता है। जिससे काम कराओगे उसको पैसा देना पड़ेगा आपको। अनुच्छेद 24 बोलता है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों में कार्य करने पर रोक है। आगे देखिए, 3 को पढ़ लिया हमने। अगला कौन सा आएगा हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहां से आएगा? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। क्या लेकर? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अनुच्छेद 25 के तहत आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। क्या? किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाना। मतलब आप चाहें तो किसी भी धर्म को बिना किसी के दबाव में आके अपना सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाना।
वही उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि किसी भी धर्म की धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध, किसी भी धर्म की धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध उसी धर्म के लोग करेंगे। क्या? धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध उसी धर्म के लोग, उसी धर्म के लोग करेंगे। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धार्मिक समुदाय के लोग उसी धर्म के, किस धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध उसी धर्म के लोग स्वयं करेंगे, कोई अन्य दूसरा नहीं करेगा। पता चले कि आप कल पूजा करते करते सीधे कल अगले दिन पहुंच जाओ मस्जिद में नमाज अदा करने, पता चले वो आइए लाइन बनाइए, ऐसा कुछ कर लेते हो, ऐसा नहीं चलता। क्या बोलता है? धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध का अधिकार सिर्फ उसी धर्म के लोगों को होगा। फिर उसके बाद बोलता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 बोलता है कि सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगा सकती जिससे एक धर्म को लाभ हो दूसरे धर्म को हानि हो। क्या नहीं कर सकती? कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जिससे किसी एक धर्म को तो लाभ हो और किसी को हानि हो। यानी कि, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट धार्मिक कर नहीं लगा सकती, धार्मिक कर नहीं लगा सकती। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है किसी भी सरकारी संस्थानों में, किसी भी सरकारी या सरकारी संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या बोलता है अनुच्छेद 28? कि किसी भी, अनुच्छेद 28 बोलता है किसी भी सरकारी या सरकारी संस्थानों में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थानों में विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो ये क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाया जा सकता है। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध उसी धर्म के लोग करेंगे। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? धार्मिक कर नहीं लगा सकती सरकार। अनुच्छेद 28 बोलता है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहां तक की बात हो गई है। अब अगला आता है, अगला आता है पांचवा। पांचवा कौन सा है? पहले बात के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और ये कहां है? 29 से लेके 30, 29-30। क्या बोलता है अनुच्छेद 29-30? पहली बात तो इनका संबंध किससे? अल्पसंख्यक वर्ग से। अल्पसंख्यक वर्ग। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मौलिक अधिकार का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग से, तो याद रखना संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के नागरिक, क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के नागरिक अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उससे संबंधित संस्थानें बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। सिंपल सा याद रखिए। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। फिर अनुच्छेद 30 आता है। अनुच्छेद 30 देखिए, अनुच्छेद 30 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। क्या कर सकता है? अल्पसंख्यक वर्ग अपने खुद के शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी मुस्लिम लोगों के मदरसे चलते हैं, वो इस अधिकार के तहत चलते हैं। अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे शिक्षा संस्थान खोलते हैं खुद। लेकिन आपको एक और सिंपल सी बात याद रखना कि अल्पसंख्यक वर्ग जो देख रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, इसमें 6 जातियां आती है। कितनी? 6 जातियां। 6 में कौन कौन से? जैन, ईसाई,
मुस्लिम, बौद्ध, कौन है? जैन, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, और तो कौन सी आ गई? सिख। जैन, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, और एक जाति और मिस कर रहा हूं मैं, पारसी। पारसी। जैन, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी, ये छह स्वल्प समुदाय, छह स्वल्प अल्पसंख्यक वर्ग हैं। ये बात हो गई अनुच्छेद 29 और 30 की। अब बात करते हैं सबसे आखिरी में आता है जो छठवा, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह आता है अनुच्छेद 32। कहां से आता है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बोलता है? यदि आपका कोई सा भी, इतने सारे मौलिक अधिकार में कोई सा मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 कहता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। क्या बोलते हैं इसे? मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 32 को, सॉरी, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कभी पूछ रहे तो ध्यान रखना। तो ये सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए अपने, लेकिन अनुच्छेद 32 में कुछ ही 2-3 फैक्ट और अलग अलग चीजें, वो थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। कि अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कब? जब आपके मूल अधिकार हनन हुए तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार की रिट कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? मैं बता देता हूं, दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा यहां साइड में लिख देता हूं। 5 प्रकार की रिट देख लेते हैं। कौन सी पहली? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जो भी कैदी रहेगा उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा। क्या रहेगा? जो भी कैदी रहेगा उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित करवाया जाएगा। उसके बाद आती है दूसरा, प्रतिषेध। तीसरा आता है अधिकार परीक्षा। चौथा, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है प्रतिषेध। तीसरा आता है अधिकार परीक्षा। चौथा आता है उत्प्रेषण। कितने में? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा आता है आपके सामने यहाँ पे परमादेश। परमादेश यानी अपने आदेश से बढ़कर कोई आदेश देना। क्या होता है? अधिकार परीक्षा में अपने, जैसे कई बार क्या होता है, कोई बड़े ऑफिस में जाते हैं, कोई चपरासी खुद कलेक्टर से साइन कर देता है, फिर उससे बोलते हैं किस अधिकार से तूने साइन किया। मतलब अपने अधिकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य करने पर उससे पूछते हैं अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से तूने साइन किया। प्रतिषेध यानी किसी भी केस को, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले किसी भी कोर्ट में चल रहे केस को रोक सकता है, उत्प्रेषण किसी भी सुनवाई को अपने यहाँ शिफ्ट कर सकता है वो। ये सारी बात होगी किसमें? लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एक और फैक्ट याद रखना आपको कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश। और वही ये पांचों प्रकार की रिट कौन जारी करता है? हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। तो आज क्लास में देखे कि मौलिक अधिकार देख ली। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तो ये आज सारी बात हो गई मूल अधिकारों की। ये मूल अधिकार ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आता है। इसमें से एक ना एक सवाल पक्का 99% आता है,
चाहे कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें मूल अधिकार का एक ना एक सवाल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि मूल अधिकार आपको थोड़े बहुत समझ में आएंगे और आपने नोट्स बकायदा बना रहे होंगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।